नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याएं। मीन्स जब दो अलग अलग देश आपस में व्यापार करने का सोचते हैं या आपस में व्यापार भी करते हैं तो उनको इनके बीच में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। थोड़ी सी समस्या को अपन ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जैसे है क्रेता विक्रेता में परस्पर संपर्क की समस्या। जैसे अमेरिका में ये व्यक्ति बैठा हुआ है और ये व्यक्ति भारत में बैठा हुआ है। अब अमेरिका का एक व्यापारी हमें ऑर्डर कर रहा है कि आप इतना कपड़ा हमें भेजिए। क्योंकि हम उस व्यक्ति को पर्सनली नहीं जानते, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी पॉलिसी क्या है, या वो हमारे साथ धोखा तो नहीं करेगा। तो क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अलग अलग देश के होते हैं तो उनमें परस्पर संपर्क नहीं हो पाता। इस वजह से यहाँ पर हमें व्यापार करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। इसने तो फिर भी एक बार ऑर्डर भी कर लिया है, लेकिन यदि यहाँ पर किसी को कपड़े की ज़रूरत है लेकिन उसका हमारे साथ कोई संपर्क नहीं है तो ऐसी स्थिति में तो व्यापार भी नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ी समस्या जो हमें सामना करना पड़ती है वो है कि जो सेलर और बायर है उनके बीच में एक कांटेक्ट कैसे हो, वो एक बड़ा सा मेजर इशू हमारे सामने है। फिर चलो यदि इनसे संपर्क भी हो जाए तो इनके और इनके बीच में व्यापार के संबंधी जो शर्तें होती है उसकी भी काफ़ी कुछ समस्याएं रहती है। जैसे उधार कितना देना है। जैसे अमेरिका अपन कपड़े का निर्यात कर रहे हैं तो वो पेमेंट पहले कितना भेजेगा, हम उसको उधारी कितनी देंगे। यदि उधार रख लिया और बाद में उसने पेमेंट नहीं किया तो इसलिए साख की समस्या भी रहेगी। माल की किस्म और मात्रा, ये अगले वाला जो हमें कह रहा है उसकी स्टैंडर्ड के अनुसार वो क्वालिटी है या नहीं अपन मानते हैं लेकिन उसका स्टैंडर्ड कुछ और है, तो वो इशू भी यहाँ रहेगा। फिर इन दोनों के बीच में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होगा। आज जो अपन कीमत तय कर रहे हैं कल जो विनिमय दर में चेंज होगा तो उसका क्या असर पड़ेगा, उसका असर भी इस पर काफी कुछ पड़ता है। तो मूल्य निर्धारण की समस्या भी आती है। और साथ ही साथ जैसे अमेरिका से भारत में पेमेंट भिजवाना है तो हालांकि आज के इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये काम तो थोड़ा सुविधाजनक हुआ है कि हम एक जगह से दूसरी जगह भुगतान करना आसान रह गया है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमें भुगतान की समस्या भी देखने को मिलती है। फिर साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो एक्सचेंज रेट है उसमें उतार चढ़ाव की समस्या भी आती है। आप देखते हो रोजाना अखबारों में भी पढ़ते हो कि $1 75 हुआ, फिर अगले दिन देखते हैं तो $1 मान लीजिए $76 हुआ, फिर $1 $70 हुआ। तो ये जो विनिमय दर में लगातार बदलाव होता है उसकी वजह से भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी कुछ मतलब प्रभावित होता है। फिर हम देखते हैं व्यापार नियंत्रण की नीति। क्योंकि हर एक देश की अपनी अपनी पॉलिसी होती है कि वो उस देश अपने अपने देश में कैसे कैसे व्यापार को नियंत्रित करेगा, और ऐसी स्थिति में जब हम इनसे व्यापार करते हैं तो उसके घरेलू नियमों का असर हम पर भी काफी कुछ पड़ता है। फिर आती है विदेशी विनिमय नियंत्रण की नीति। तो चूंकि जैसे $1 और रुपए, अब इनके बीच में जो एक्सचेंज रेट हो रही है उसमें हम विदेशी पेमेंट कितना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जैसे भारत में आपको डॉलर की जरूरत है तो आपको किस पर डिपेंड रहना पड़ेगा, आरबीआई को। अब आरबीआई की क्या पॉलिसी है, वो कितने डॉलर किस काम के लिए दे सकता है, तो उन चीज़ों का भी हमारे व्यापार पर काफ़ी कुछ फर्क पड़ता है। साथ ही साथ इसमें हम देखते हैं कि चूंकि जब दो देश अलग अलग है तो उनके बीच की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फॉर्मेलिटीज है वो भी कागजी कार्रवाई काफ़ी कुछ बढ़ जाती है, जिससे व्यापारी परेशान होता है क्योंकि वो व्यापार कर सकता है लेकिन इन कागजी कार्रवाई की वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। फिर जैसे मान लीजिए जयपुर का व्यापारी है और उसको यूएस से अपना सामान भेजना है तो उसके लिए फिर उसको पहले कांडला बंदरगाह तक आना पड़ेगा, फिर वहां से पोर्ट में भेजना पड़ेगा। तो इस प्रकार उसको ये ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ बंदरगाह पर सामान को रखवाना, उसकी सुपुर्दगी करना, उसकी रवानगी करना, उन सब चीज़ों में भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जोखिम तो होती से, समुद्री मार्ग से आपका सामान जा रहा है तो जहाज बीच में तूफान में नष्ट भी हो सकता है। आजकल तो डकैती की भी समस्या रहती है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दूसरी भी कई तरह के जोखिम आपके सामने रहते ही है। फिर हम फाइनेंस संबंधी भी कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर फेस करते हैं। जैसे हम मान लीजिए अमेरिका अपन सामान एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अब उसके लिए भारत में हमारे प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना होगा। तो उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें क्रेडिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फिर
अगले वाले से वो पेमेंट कैसे मिलेगा, उसके ऑर्डर के बिहाफ पर हमें भारत में क्या क्रेडिट मिल पाएगी, वो समस्या भी हमें मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय तरलता यानी कि जैसे मुझे अमेरिका सामान भेजना है, या फिर मान लीजिए उस सामान को बनाने के लिए अमेरिका से मुझे कोई मशीनरी मंगानी है, तो उस मशीनरी मंगाने के लिए मुझे आरबीआई कितने डॉलर अवेलेबल करवा सकता है, वो लिक्विडिटी भी प्रॉब्लम करती है। और फिर अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर का निर्धारण हालांकि आईएमएफ करता है, और अब ये समस्या इतनी नहीं रही, लेकिन फिर भी इसका अलग अलग देश के साथ कितनी कितनी हो, यह निर्धारण करना भी एक बड़ा इशू रहता है। फिर आजकल ये नई कंसेप्ट उभर रही है। अब क्या हो रहा है, जैसे आसियान है, नाफ्टा है, ईयू है, मतलब यूरोपियन यूनियन है, ये सब अपने अपने छोटे छोटे क्षेत्रीय गठबंधन बना लेते हैं, जिससे क्या होगा, जैसे दक्षिण एशिया वाले राष्ट्रों ने साफ्टा बना लिया, तो अब ये कंट्री आपस में ज़्यादा व्यापार कर रही है, लेकिन दूसरे देशों से उनको करती है तो उनके लिए नियम अलग रखती है, उनके लिए टैरिफ वगैरह ज़्यादा लगाती है। तो क्षेत्रीय गठबंधन की समस्या भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफ़ी उभर रही है। और साथ ही साथ राजनीतिक जोखिम तो रहेगी, जैसे सरकारें बदलती है, उनकी नीतियां बदलती है, और ऐसी स्थिति में हमारा व्यापार भी उन नीतियों से प्रभावित होता है, क्योंकि हर एक देश में जब सत्ता में दूसरा दल आएगा तो वो अपनी नीतियां चलाएगा, और ऐसी स्थिति में हमारा व्यापार उससे प्रभावित कहीं ना कहीं अवश्य होता है। तो ये थोड़ी सी इसकी समस्या थी जो हमने इसके अंदर डिस्कस की है। थैंक यू।